इंदिरा गांधी के बाद अब कोई प्रधानमंत्री वहां पर जा रहा है। जम्मू कश्मीर का लाल चौक सारी रात गुलजार है। और सुशील कुमार शिंदे कह रहे हैं वो डरते थे। डर की जो सर्वोच्च अवस्था होती है उसमें जो देशज में लोग कहते हैं तो वो शिंदे जी के साथ हो। वो समझ में आया कि राहुल गांधी कितने मजबूत हैं, जो कहते हैं ना कि डरो मत, तो राहुल गांधी खुद कितना डरते हैं। अभी भी केजरीवाल त्याग पत्र नहीं दे रहे, सारी संवैधानिक मर्यादाओं को धूल धूसरित कर रहे हैं। वहाँ भी वो इनसिक्योरिटी में है ना, मतलब वहां पर भी सुरक्षा का भाव है ना अरविंद केजरीवाल में। यही वो फ्रॉड सेकुलर है, यही वो फ्रॉड सेकुलरिज्म है, यही वो फ्रॉड सेकुलरिस्ट है। कई चीजों का निषेध सिर्फ एकता से हो सकता है। मुझे लगता है कि वाकई डीएनए काम तो करता है। हर्षवर्धन नमस्कार, मैं हूँ हर्षवर्धन त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूँ राजकिशोर। आज राज की बात हर्ष के साथ में इस हफ्ते की जो बड़ी खबरें रही हैं उन पर बात करेंगे, और बहुत बड़ी बड़ी खबरें रही हैं। प्रधानमंत्री कश्मीर में जिस तरह के हालात थे उसका एक छोटा सा चित्रण आ गया, उसकी भी बात हम करेंगे। जिस तरह से केजरीवाल जेल से निकलकर बाहर आ गए हैं, लग रहा है जैसे एकदम बहुत बड़ा काम हो गया। खैर, आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा काम है ही। अभी जो एक बार बार कहा जाता है कि मीडिया की स्वतंत्रता कितनी है, तो उसका भी एक नमूना देखने को मिला है राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान, उस पर भी बात करेंगे। शिमला में जो मस्जिद अवैध निर्माण हुआ और वक्फ जो सुझाव देने की तारीख थी वो बीत गई, उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, क्या गणपति पूजन वो अगर प्रधानमंत्री और सीजीआई एक साथ कर लें तो कुछ गड़बड़ है। लेकिन इस सब की चर्चा सबसे पहले प्रधानमंत्री कश्मीर में उन्होंने जम्मू कश्मीर के डोडा में रैली की, और चुनाव चल रहा है तो जाहिर है कि रैली होनी ही थी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इस बार का चुनाव जैसे दूसरे राज्यों में चुनाव होता है कुछ उस तरह से होता हुआ दिख रहा है। वैसे ही लोग प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं, वैसे लोग घूमने टहलने जा रहे हैं। लंबे समय के बाद मीडिया भी उसी उत्साह से दिख रहा है, वही सरगर्मी है। तो जम्मू कश्मीर चुनाव, विधानसभा का ये चुनाव कैसा बदला हुआ आपको दिख रहा है? देखिए हर्षवर्धन, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा स्टेटमेंट तो ये है कि इंदिरा गांधी के बाद अब कोई प्रधानमंत्री वहां पर जा रहा है डोडा में। मतलब 45 साल का वक्त लगा है, 4 दशकों से ज़्यादा का वक्त लगा है। और आप सोचिए इंदिरा गांधी के बाद कौन कौन आया, ये भी कल्पना करिए। राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिंह राव, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, 2 कार्यकाल थे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाने की हिम्मत कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। जो कहते हैं, जो सवाल पूछते हैं कि कश्मीर में क्या बदला, तो ये वो है। और एक और इसमें खास बात है, प्रधानमंत्री जहां पर जा रहे हैं, आप देखिए इस बार जो बात हो रही है जम्मू रीजन की हो रही है, क्योंकि जो आतंकवादी गतिविधियों का जो एपी सेंटर है, घाटी से हटकर धीरे धीरे जम्मू की तरफ बहुत रणनीतिक तौर पर आतंकवादियों ने और अलगाववादियों ने किया है वहां पर। उसका भी ये जवाब है। आपने देखा होगा जो ज़्यादातर घटनाएं हुई हैं वो इधर उधम सिंह नगर में हुई है या आपके किश्तवाड़ में हुई है। तो धीरे धीरे कैसे जम्मू जो पूरा इस बार सेंटर में है, जम्मू का राजौरी और पुंछ उधर। तो इसके बाद इसलिए ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक अपने आप में स्टेटमेंट है, देश को भी और दुनिया को भी। जो नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, जो सबसे बड़ी बात है जिसकी हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, तो कैसे समझना चाहिए, तो जम्मू कश्मीर का लाल चौक, जहां इंडियंस गो बैक, जहां अलग अलग तरह के झंडे, तिरंगा लिया है तो कोई आके पीछे से कुछ गाली देता हुआ निकल जाएगा। जो लोग घूमने भी जाते थे, हम लोग भी जो पहले गए हैं, तो ध्यान में है कि डल लेक के किनारे किनारे आप घूमिए तो कभी भी कोई 2 लोग आकर खड़े हो गए और कुछ भी बोलते हुए बगल से चले जाते हैं। चूंकि सेना खड़ी रहती थी तो इसलिए वो कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन फिर भी ये होता था। अब क्या है, अब जम्मू कश्मीर का लाल चौक सारी रात गुलजार है। डल लेक पर दुनिया भर की गतिविधियां हो रही हैं। बिल्कुल। और तत्कालीन गृह मंत्री ने भी कुछ कहा, उस पर कुछ नहीं कही। दरअसल वही मैं कहने जा रहा था, वरना ये वही लाल चौक जब आप कह रहे थे तो सुशील कुमार शिंदे, दरअसल मुझे याद है मैं उस समय कवर कर रहा था, मैं होम मिनिस्ट्री कवर करता था और मैं वहाँ पर गया भी था और कवरेज के लिए भी गया था। ये सच बात है कि उस समय हम लोग को इस तरीके से, जैसे वो बख्तरबंद गाड़ियाँ होती ना, उसके अंदर बैठाल के, जैसे फौजी बैठे होते थे वैसे बैठाल के, अगर वो बुलेट प्रूफ कार नहीं है तो उसमें बैठकर हम लोग को जाना पड़ता था। और सुशील कुमार शिंदे जाएंगे नहीं जाएंगे, हम लोग को तक को सूचना शेयर नहीं की जाती थी। अभी कार्यक्रम बन रहा है। आज छाती ठोक कर देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं डोडा में रैली करने जा रहा हूं। मेरे ख्याल से हर्षवर्धन, इससे बड़ा स्टेटमेंट कुछ नहीं हो सकता। और सुशील कुमार शिंदे कह रहे हैं, जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया वो हम नहीं इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, कि उनकी जाने पे वहां पर किस तरीके से वो डरते थे। नहीं, जो राजकिशोर कह रहे हैं वो डर की जो सर्वोच्च अवस्था होती है
उसमें जो देशज में लोग कहते हैं तो वो शिंदे जी के साथ हो रहा है। अब सवाल ये है कि अगर गृह मंत्री की स्थिति ये थी तो उस वक्त यानी यूपीए के शासनकाल में जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला, मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद इन सब के रहते हुए भी क्या हालात थे इसकी कल्पना की जा सकती है। और 370 की समाप्ति के बाद ऐसा नहीं कि आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो गया, आज भी हमारे जवान वहां वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। अभी भी पिछले खास करके जो ये 4 महीने रहे हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये बहुत खराब रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है, जिस तरह से बेहतरी वहां होती दिख रही है, जिस तरह से सामान्य जनजीवन हो रहा है, ये मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है। चुनाव तो पहले भी होते थे, कहा जाता था कि कुछ दबाव में एजेंसी सेना करा लेती। पहले मुद्दा क्या होता था हर्षवर्धन, वहां हम क्या सुनते थे कि भारतीय सेना वहां पर दमन कर रही है, वहां के जो अलगाववादी गुट होते थे इस तरीके का झूठा नैरेटिव फैलाते थे, भारत सरकार उनके अधिकारों को मार रही है, इस तरीके की बातें होती थी। अभी चाहे वो महबूबा हों चाहे उमर हो, इनको ये कहना पड़ रहा है कि कश्मीरी लोगों के हक और हुकूक वो उनकी रोजगार, उनकी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है, उनकी जीवन की बेहतरी से जुड़ा हुआ है। कैसे वहाँ पर उद्योग धंधे आएँ, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ लोगों को रोजगार मिले, इस पर बात हो रही है। भले ही कुछ बयान आते हैं, हालांकि उसमें भी कुछ भीत क्रुद्ध हैं। मैं उनको भीत क्रुद्ध इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ भी अच्छा हो रहा हो उसका इस्तकबाल पार्टी और आपकी वैचारिक जो आपकी गतिविधियां हैं उनसे ऊपर उठकर होना चाहिए। कुछ भी आप सोचते हो, लेकिन ये चीज़ें उनको नहीं दिखाई पड़ती उसमें, बल्कि उनको और बिगाड़ करना होता है। ठीक है, 370-35 से आपको लगता है कि कोई बहुत मामूली चीज़ है। अगर आपको ये मामूली चीज़ लगती है हटना, तो फिर मतलब आपकी समझ पर और आपकी देशभक्ति पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नहीं, और मुझे लगता है कि कश्मीरी मुसलमानों को तय करना है, कश्मीरी मुसलमानों को तय करना है। उनके घर के बच्चे मरते थे, बिल्कुल, उनके घर के बच्चे पत्थर उठाते थे, अलगाववादी बनते थे, आतंकवादी बनते थे, और फिर सेना या पुलिस की गोली से वो इहलोके सुखम भुक्त्वा परलोके गताम गताम हो जाते थे। तो कहाँ मुश्किल थी। और मुझे लगता है कि चुनाव के परिणाम कुछ भी आए, जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को जम्मू से ही बहुत उम्मीदें हैं। हाँ। रशीद इंजीनियर जैसे लोग निकले हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि क्या कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है उमर अब्दुल्ला, आरोप लगा रहे हैं। तो ये भी सारी चर्चाएं चल रही हैं। ठीक है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो बात शुरुआत में कही हर्षवर्धन आपने, वो यही है ना कि चुनाव जैसा लग रहा है। कौन बाहर जा रहा है, कौन अंदर जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप प्रत्याशियों पर भी लग रहे हैं, और कौन उम्मीदवार है उसके बारे में भी बात हो रही है। वरना पहले तो मुद्दा ही एक होता था, इंडियन गो बैक। चुनाव की तरह हो रहा है, तो चुनाव जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है और चुनाव हरियाणा में भी हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री डोडा गए तो प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र से उन्होंने अपनी हरियाणा की चुनावी रैली की शुरुआत की है। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर तो ये है कि खबर तो दिल्ली से, हरियाणा के लाल केजरीवाल क्या कहेंगे निकल आए। हरियाणा के 3 लाल थे हम लोग जो सुना करते हैं, देवी लाल, बंशी लाल, भजन लाल, और ये जो चौथा लाल है केजरीवाल, ये लाल के आगे वॉल लगा दी है। लेकिन एक चीज है, तो ये वाली वॉल मजबूत है। देखिए, ये वॉल मजबूत तो मैं नहीं कहूंगा हर्षवर्धन। पिछली बार 46 सीटों पे आम आदमी पार्टी वहां लड़ी थी, सभी पे जमानत जब्त हुई थी। लेकिन तब स्थिति ये थी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला हो रहा था। इस बार भी वही स्थिति है। लेकिन इंडिया गठबंधन की बात अगर आप करें तो इंडिया गठबंधन टूटा है वहां पर। वो जो पूरा एक सपना जो बुन रहे थे राहुल गांधी, वो समझ में आया कि राहुल गांधी कितने मजबूत हैं। जो कहते हैं ना कि डरो मत, तो राहुल गांधी खुद कितना डरते हैं। हुड्डा जी तो कह रहे हैं कि वोट कटवा है ये। मैं वही कह रहा हूँ, राहुल गांधी कह रहे थे कि आप वहां पर अलायंस करो, गठबंधन करो, लेकिन हुड्डा ने कहा नहीं होगा गठबंधन, क्योंकि वोट वहां हुड्डा का है, राहुल के नाम का है नहीं। और वहां पर जो 90 सीटों में से 89 सीटें कांग्रेस लड़ रही, सिर्फ एक सीट सीपीआईएम को दी है भिवानी की, और सभी सीटों में से 72 से 74 सीटें मतलब बिल्कुल खुलकर सब कह रहे हैं कि ये हुड्डा की है। 7 सीटें शैलजा को मिली हैं, 2 मिली हैं मतलब रणदीप सुरजेवाला। दलित वाला दांव वो गया, दलित वाला अब वो संविधान की लाल किताब जो है, और जो दलितों को जो हक नहीं मिल रहा है, वो जब सत्ता की बारी आती है तो राहुल गांधी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, लेकिन सबसे ज्यादा डरता यही व्यक्ति है। ये बार बार दिखाई पड़ने लगा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार जिस तरीके का नैरेटिव वो चलाते हैं, खैर वहां हम बाद में जाएंगे, लेकिन हरियाणा की अगर हम बात करें तो केजरीवाल वहां पर मजबूत चुनौती देने की कोशिश करेंगे हर्षवर्धन, क्योंकि उनको राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है उस पर वो कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, उनका लक्ष्य वही है। और नहीं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि मतलब 90 में से कुछ सीटों पर डेंट करेंगे, कुछ असर डाल पाएंगे? क्योंकि देखिए लोग साजिशी सिद्धांत चला रहे हैं। अब आप किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकते। लोग कह रहे हैं कि क्या हुआ कि इसी वक्त जमानत हो गई, इसी वक्त वो बाहर आ गए।
और अब भाई बाहर निकलेंगे तो थोड़ा माहौल तो बनाएंगे ही केजरीवाल जी। अब देखिए, अगर अब वो अंदर रहते तो भी माहौल ही बनना था, माहौल तो बन ही रहा था, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात थी। और वो निकल कर आए तो सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की जो टिप्पणी है वो भी सुननी चाहिए लोगों को। लेकिन हाँ, केजरीवाल जब वहाँ पर जाएंगे तो इसका असर तो होगा। असर इसलिए होगा क्योंकि विनेश फोगाट के सामने अगर वो कविता दलाल को खड़ा कर रहे हैं और हुड्डा की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी, मतलब पहलवान के सामने पहलवान खड़ा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो जुलाना में वैरागी को खड़ा किया है जो समाज सेवी हैं, लेकिन पहलवान के आगे मजबूत पहलवान उतारा है। और आप जानते हैं कविता दलाल कह रही भाई हम तो मेडल लेके आते हैं। अब ये भी एक टिप्पणी है, नहीं मेडल लेके आते। और एक बात और, मेडल लेके नहीं आ पाती। और कविता दलाल की एक खासियत जानते हैं क्या है? वो सलवार सूट में चुनाव लड़ती है, रेसलिंग लड़ती है, और वो भारतीय जो संस्कृति है उसका प्रतिनिधित्व करती हुई वो बहुत ज्यादा वायरल है। WWE जो है ना, उसमें जब सामने जो परंपरागत ड्रेस है WWE में वो लड़कियां लड़ रही होती हैं तो ये सलवार सूट पहन के वो जाती है और वहां पर जंप मारती है और उठा उठा के सबको पटकती है। अच्छा, तो ये रोचक जानकारी है। अच्छा, वहाँ की वो बेटी है, वो वहाँ की बहू है। लेकिन निश्चित तौर पे देखिए हर्षवर्धन, इसमें कोई दो राय मत मानिएगा। बेटी बहू वाला मत कीजिए आप, ये हम लोगों ने बारामती में देखा था। तो बेटी वहाँ जीत गई थी, बहू हार गई। हाँ, लेकिन यहाँ पर आज की तारीख में विनेश फोगाट के साथ सेंटिमेंट्स जुड़े हुए, सेंटिमेंट जुड़े। लेकिन एक बात की चर्चा हम लोग करनी चाहिए। केजरीवाल की जमानत हुई, एक तो ये कि बड़ी तीखी टिप्पणी है सीबीआई पर, और मुझे लगता है कि देश की प्रीमियम एजेंसी को ये तो सोचना चाहिए कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। और उनके ऊपर अगर ये आरोप लगे, फिर से 2013 में एक टिप्पणी हुई थी केक पैरेट वाली, रंजीत सिन्हा वाले में, मामले में, और अब तो एक पहलू ये, और दूसरा ये कि अभी भी केजरीवाल त्याग पत्र नहीं दे रहे, सारी संवैधानिक मर्यादाओं को धूल धूसरित कर दे रहे। दरअसल कल मैं आपका एक ट्वीट पढ़ रहा था, आपने जो कोर्ट ने कहा था कि आप कार्यालय नहीं जाएंगे, आप साइन तब तक नहीं करेंगे जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, और ये नहीं करेंगे, इस मामले में नहीं बोलेंगे। फिर उसमें आपने एक टिप्पणी की थी, मुझे लगता है वो अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके बाद यही क्यों नहीं कह दिया था कि त्यागपत्र दे दीजिए केजरीवाल। और सच में मुझे लगता है कि जो ये नई राजनीति के जो ये वाहक हैं, इन्होंने एक ऐसी परंपरा कायम कर दी है कि जेल जाएंगे तो भी हम इस्तीफा नहीं देंगे। ये अलग किस्म नहीं, मुझे तो लगता है लोकतंत्र के मूल पर इससे बड़ी चोट नहीं हो सकती कि आप जेल से, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कोई पत्रकार, अभी कोई संपादक जेल चला जाए, चैनल या अखबार चला सकता है क्या? अरे एक अधिकारी, कोई अधिकारी छोड़िए, जो सबसे नीचे के स्तर का कोई सरकारी कर्मचारी है वो जेल चला जाए, वो चला सकता है क्या? यानी नीचे के सारे लोग नहीं कर सकते, लेकिन अरविंद जी जेल से सरकार चलाएंगे। इससे ज्यादा प्रहसन, इससे बड़ा मजाक, और सही मायने में कहें तो संविधान और लोकतंत्र पर इससे बड़ा हमला कोई नहीं हुआ। नहीं, और आप देखिए कि ये कौन लोग हैं, ये लोग आरोप लगाकर कहते थे कि इस्तीफा दो। ठीक बात। लालू प्रसाद यादव कम से कम इतना तो शर्म रखी थी कि जब जेल जा रहे थे तो अपनी पत्नी को बना गए थे। अच्छा, यहाँ भी पत्नी को उन्होंने नंबर 2 तो बना ही दिया है। सुनीता जी हर तरह से प्रचार में सब में नंबर 2 है, तो ये कर देते, क्या दिक्कत? हाँ, लेकिन वहाँ भी वो इनसिक्योरिटी में है ना, मतलब वहाँ पर भी सुरक्षा का भाव है ना अरविंद केजरीवाल में। उनको लगता है कि एक सीरियल आया था ना कि राबड़ी देवी तो महारानी नहीं बन पाई थी, लेकिन वहाँ पर वो उनकी पत्नी महारानी ना बन जाए। ये खतरा, अच्छी वेब सीरीज आई थी, तो ये खतरा साफ साफ नजर आता है। और दूसरी बात, जब वो निकले जेल से और जिस तरीके से भरी बारिश में लोग वहाँ जुटे, वो अपने आप में एक लोकप्रियता अरविंद केजरीवाल की दर्शाता है। लेकिन मुझे वो सीन एक याद आ रहा है, जब चारा घोटाले से बाहर लालू प्रसाद यादव आ रहे थे तो हाथी पर सवार होकर आए थे, लेकिन 5 मामलों में 10-10 साल की सजा है उनको। मतलब बाहर जमानत पर निकल आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मामला खत्म हो गया है, ये मामला तो चल रहा है। और इस मामले में तमाम लोग को जमानत मिली है, क्योंकि मनीष सिसोदिया बाहर आ गई, कविता आ गई, संजय सिंह उससे पहले बाहर आ गए हैं। तो लगातार लोगों को जमानत मिल रही है। और कोर्ट ने कहा क्या है कि भाई आपका जो एक नागरिक जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, उसको लेकर ये कमेंट किया गया है। बाकी भले ही एक जज ने निश्चित तौर पे कहा है, लेकिन जस्टिस भुइयां ने भी और इन्होंने भी ये कहा कि इतने दिन तक लोगों को नहीं रखा जा सकता है। सूर्यकांत नहीं, वैसे भी कोई भी अगर आरोपी है तो उसमें ये तो होगा नहीं ना कि अनंत काल तक किसी को जेल में रखें। जेल में तो रखा नहीं जा सकता, तो ट्रायल चलेगा, तो इसमें कोई बात नहीं। लेकिन जेल में जो रहेगा या नहीं रहेगा एक तय करता है न्यायालय। अब अगर न्यायाधीश के ऊपर किसी तरह की टिप्पणी की जाए, हम आप करेंगे, तो हो सकता है अभी जेल वेल में चले जाए अवमानना के मामले में। बिल्कुल। लेकिन कमाल की बात ये कि देश के मुख्य न्यायाधीश और देश के प्रधानमंत्री गणपति पूजन कर रहे होते हैं, इकोसिस्टम परेशान हो गया।
दरअसल वो मतलब कहने में खराब लगता है, अगर यही रोजा इफ्तार की पार्टी होती, जस्टिस बालकृष्णन गए थे ना प्रधानमंत्री के घर पे, उसका भी तर्क दिया जा रहा है कि नहीं वो जा सकते हैं, वो नहीं जा सकते हैं। अरे क्या बेशर्मी है, क्या बेहयाई है हर्षवर्धन, मेरे पास इसके अलावा वो कोई शब्द नहीं है। नहीं, एक तो बड़ा रोचक था वो, मैं जरूर कहूंगा। एक मतलब क्या कहें, कैसे कैसे लोग हैं ये सब, बड़े पत्रकार रहे। और एक मैं सुन रहा था कहीं, छोटा सा हिस्सा किसी ने भेजा कि वो वीडियो नहीं सुनाई दे रहा है, वीडियो का ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा है, वीडियो तो दिखाई दे रहा है, वरना उसमें जय गणेशा देवा, जय गणेशा देवा वो सीजीआई कह रहे थे, और उसी सुर में सुर प्रधानमंत्री मिला रहे थे, जय गणेशा देवा, जय गणेशा देवा। और इससे लोकतंत्र पर बड़ा हमला। मेरी समझ में नहीं आता, यही वो फ्रॉड सेकुलर है, यही वो फ्रॉड सेकुलरिज्म है, यही वो फ्रॉड सेकुलरिस्ट हैं। क्या वहाँ कुछ और नारा लगाने लगते? क्या वहाँ भी गणपति के सामने भी कुछ और नारा चाह रहे हैं? नारा तदबीर लगा देते तो चल जाता। देखिए हर जगह का एक होता है। आप जब जाते हैं, अगर अजमेर शरीफ गए, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह गए, तो वहाँ पर उनका एक प्रोटोकॉल होता है। और इस देश में जब हर व्यक्ति को अपनी आस्थाओं के साथ रहने का हक है, और यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में सरकार की जितनी फजीहत हुई है उनके इस फैसले से, उनके इस सख्त रुख से, आप देखिए कि सरकार उस समय कितनी परेशान थी। तमाम ऐसे मामले थे, ईवीएम का भी मामला लीजिए तो वीवीपैट या जो तमाम चीज़ें थी, हर चीज़ में उन्होंने सुनवाई की, और सरकार को जितना बैकफुट पर जाना पड़ा इनके समय में कभी नहीं जाना पड़ा। अब उसके बाद एक वो व्यक्ति जो खुद न्यायालय का सम्मान नहीं करता है, कंटेम्प्ट का दोषी है, अरविंद केजरीवाल का पूर्व साथी है प्रशांत भूषण, वो क्या लिख रहा है व्यक्ति, उसके बाद इंदिरा जयसिंह उसके सुर में सुर मिलाती हैं, उसके बाद और तो और जाने दीजिए, गणपति पूजा मतलब गणपति का की नगरी, गणपति का राष्ट्र महाराष्ट्र, वहां से शिवसेना के सांसद संजय राउत जो कहते हैं, वो तो अकल्पनीय है। वो कहते हैं कि पीएम की जो वेशभूषा मराठी है, ये महाराष्ट्र चुनाव के लिए कर रहे हैं। अरे भाई कमाल कर रहे हैं। मतलब एक व्यक्ति, और गणपति पूजन में अगर कोई मराठी वेशभूषा में जा रहा है, धोती कुर्ता वैसे सब जगह पहनते हैं, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं पहनते, और अगर उसको टोपी को आप मराठी टोपी ही कह रहे हैं तो भी बड़ा विचित्र है। और मुझे लगता है कि ये हिंदू आस्था पर, हिंदू मतलब एक तरह से दिखे हिंदू, इससे इन लोगों को दिक्कत है। और उसका दूसरा पहलू ये कि सीजीआई पर शायद दबाव बनाने की कोशिश है कि हमारे मामले आए तो हमारे साथ खड़े रहना, वरना हम तुम्हारे ऊपर आरोप लगा देंगे। नहीं, वो तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो मामले उन्होंने बाकायदा लिखा है कि ये जो मामले चल रहे हैं सरकार के इतने दिनों से, ये नहीं हुआ, और तो और आरोप लगा दिया कि स्वतः संज्ञान पश्चिम बंगाल की घटना का लेते हैं लेकिन महाराष्ट्र की घटना का नहीं लेते हैं। इस तरीके के भी आरोप लगाए जाते हैं। दरअसल इन लोग को घटनाओं का परिमाण, घटनाएं किस तरीके से, ये नहीं समझ में आ रहा कि ममता बनर्जी को इसी घटना के चक्कर में वहां जाना पड़ता है, एक डॉक्टर नहीं जाता है, कुर्सी खाली होती है। अच्छा, लेकिन ममता जी पर मैं एक सवाल पूछूंगा, इसके आगे मैं एक बोल दूं कि आपको ध्यान में होगा कि जब कर्नाटक का चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस ने बाकायदा घोषणा पत्र में डाल दिया था कि हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे। अभी मंड्या में वहां पत्थरबाजी हुई, 52 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब गणपति पंडालों पर इस तरह से, और कर्नाटक में गणपति पूजा के समय जिस तरह के दृश्य आए, पुलिस वैन में गणपति को ले जा रहे हैं, उस तरह के फोटो वायरल हैं। अब उन वायरल फोटो को भी देखना पड़ेगा। और क्या ये मतलब कुछ विचित्र नहीं है कि देश में जब भी गणपति पूजा होगी, इस तरह की चीजें होंगी, विजयादशमी होगी, उस पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। ये एक अलग किस्म का ट्रेंड शुरू हो चुका है और ये बहुत खतरनाक है। मैं भी जब देख रहा था वो वायरल फोटो कि गणपति अरेस्ट, मतलब वो जो है पुलिस की वैन में गणपति को लिए जा रहे हैं, लोगों को भी लिए जा रहे हैं, और कितने लोग वहाँ 52 लोग पत्थरबाजी में गिरफ्तार हुए हैं। आखिर ये हिम्मत कहाँ से आ रही है? ये जो माहौल बनाया जा रहा है ना हर्षवर्धन, ये जो लगता है कि ये कुछ उपद्रवी तत्व है, उपद्रवी तत्व तो नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत जो माहौल बनाया गया। आप सोचिए कि इस देश में प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश जो भारत के हैं, उनके गणपति पूजा करने पर सवाल उठाए जाते हैं, तरह तरीके की बातें होती हैं। तो आप सोचिए कि जो आम जनमानस अपनी आस्थाओं का प्रकटीकरण करना चाहता है, वो वहाँ पर अगर पूजा करने जा रहा है, उसकी अपनी आस्थाएं हैं, तो उनका क्या वो हश्र करेंगे, क्या हाल करेंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और मुझे लगता है कि ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो ऐसी आग लगा रहे हैं कि जिसको बुझाना आगे वाले समय बड़ा मुश्किल होगा। इसका जवाब भी आया अभी। एक तो वक्फ पर जेपीसी ने जो सुझाव सलाह मांगी थी उस पर लोगों ने किया, खैर उसकी तारीख चली गई, लेकिन ठीक है, जिसको जो खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो डिबेट होगी तो पता चलेगा। लेकिन वक्फ का जाल कितना खतरनाक है। और मैं बार बार कहता हूं, पहले भी मैंने कहा कि भाई वक्फ की जो बुनियाद है वो दरअसल वक्फ वालों ने बेईमानी की है। वो बेईमानी क्या थी? यहां से मुसलमान छोड़कर पाकिस्तान गए।
अब पाकिस्तान से जो हिंदू आए उनकी संपत्तियों पर तो कोई वहाँ मतलब हिंदुओं के लिए कोई कल्याण के लिए बोर्ड तो नहीं बना। यहाँ वक्फ बोर्ड बनाकर उसे अल्लाह की संपत्ति घोषित कर दिया गया, जबकि होना ही चाहिए था कि वो संपत्ति तो देश के सभी बढ़ती। लेकिन अगर वो नहीं भी हुआ तो क्या गरीब मुसलमान का भला हो पाया? और वक्फ से किसका भला होता है वो शिमला की संजौली मस्जिद से पता चलता है। लेकिन उसका रास्ता भी है, हिंदू एक होके खड़े हो गए तो फिर कह रहे हैं कि हम अवैध तोड़ देंगे। दरअसल आप ये सोचिए ना कि हिमाचल प्रदेश जैसा राज्य, हिमाचली बहुत शांत प्रिय है। कारण ये है कि वहाँ पर सैलानी जाते हैं, उनकी पूरी जो इकोनॉमी है बहुत शांति प्रिय है और वहाँ सिर्फ 1% के आसपास मुसलमान हैं। हाँ, उसके बाद भी आप देखते देखते आप देखिए एक टाउन अधिकारी वहाँ पर आता है और उसके समय में 5 मंजिल का निर्माण हो जाता। तो ये डिजाइन समझने की जरूरत है। अनिरुद्ध सिंह अगर विधानसभा में कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है, वो कांग्रेस के विधायक हैं। जब वो ये बात कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हैं। मैंने हर्षवर्धन वहाँ तमाम लोगों से बात की। वहाँ पर कश्मीरी मुसलमान जो हैं हर साल आते हैं और खूब बिजनेस करते हैं, लेकिन सबके बारे में पता होता है कौन है। अब वहाँ पर आप देखिए कि जितने भी आधार कार्ड पाए गए सबका जन्म 1 जनवरी को हुआ था। 1971 से लेकर 1991 तक सब डेट सबकी एक है 1 जनवरी, और कई लोगों के पास 2-2 आधार कार्ड निकलने हैं। तो ये तो खैर अपनी व्यवस्था के भ्रष्टाचार पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन ये जो लोग करते हैं और कैसे वहाँ पर जगह जगह पर इतनी सुदूर इस तरीके की मज़ारें और मस्जिदें बन गई हैं, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। और जो आपने सबसे बड़ी बात कही ना कि कई चीज़ों का निषेध सिर्फ एकता से हो सकता है। और ये बात सिर्फ मस्जिद की नहीं है, अगर कहीं पर भी अवैध अतिक्रमण हो रहा है और गलत तरीके से कुछ बन रहा है तो उस पर इसी तरीके से प्रतिकार करना होगा, एक होकर करना होगा। राजनीतिक आपकी वैचारिक जो भी अधिष्ठान है उससे ऊपर उठकर करना होगा, तभी मुझे लगता है कि इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की चीजें नहीं, मुझे लगता है दोनों का संदेश साफ है। वक्फ के मामले में भी ये गरीब मुसलमान बनाम अमीर मुसलमान की लड़ाई है, संपत्ति पर कब्जे की लड़ाई है। इसका अल्लाह और इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। दूसरा ये है कि अगर आप उसको कह रहे हैं तो वो संपत्ति देश की है, संशोधन होना चाहिए। और ये जो शिमला में हुआ, तुरंत सरकार को चाहिए कि 2.5 मंजिल तोड़ी जाए। अब एक आखिरी जो विषय है और मुझे लगता है कि बड़ा गंभीर विषय है। हाँ। राहुल गांधी ने जो कुछ किया, जो कुछ वहां बोला, उस पर हम आज बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी के लोग बार बार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, ये सब कहते हैं। खबर ये है कि इंडिया टुडे के एक पत्रकार को, रोहित शर्मा नाम है, हाँ। उसको पीट दिया गया, उसका डेटा डिलीट कराया गया, बिल्कुल, उसके साथ बदतमीजी की गई। और क्यों? क्योंकि सैम पित्रोदा से सवाल पूछ लिया था बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं, जो उनके ऊपर अत्याचार हुआ उस पर। दरअसल आप सोचिए कि वो व्यक्ति वहाँ पर सैम पित्रोदा का मित्र एक तरीके से। सैम पित्रोदा जब भी जाते हैं, क्योंकि वहीं पर वो रिपोर्टिंग करते हैं, जो उन्होंने लिखा है, खुद लिखा है, और जो उन्होंने अपनी कहानी बताई है, वो अपने आप में बहुत हॉरिबल है। और ये दिखाता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के क्या होते हैं। बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, बात संविधान की, डरो मत, लेकिन कितनी डरे हुए ये समूह, लोगों का समूह है कि वो सैम पित्रोदा से एक सवाल पूछ देते हैं, क्या राहुल गांधी यहाँ पर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचारों पर कोई बात करेंगे? सैम पित्रोदा कुछ बोले, सैम पित्रोदा तो जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए ये राहुल गांधी को तय करना है कि वो क्या करेंगे। इतनी देर में ऑडियंस से ही लोग खड़े हो जाते हैं, बंद करो, सब करो, और वो रजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रतिरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल छीना जाता है, उसके बाद पूरी तरीके से उसको डिलीट किया जाता है, और न सिर्फ डिलीट किया जाता है, उनके ज़बरदस्ती चेहरे के आगे वो लगाया जाता है, क्योंकि डिलीट करने के बाद भी रिसाइकिल बिन पे अगर कहीं पर वो है तो वहाँ से भी किया जाता है। उसके बाद फिर iCloud पे भी एक्सेस किया जाता है, उसके बाद भी मोबाइल नहीं दिया जाता है। उनके साथ धक्का मुक्की होती जो होती है। यार उस आदमी ने क्या सवाल पूछ लिया था? ऐसा तो कुछ नहीं, मतलब की दाढ़ी में तिनका जैसा मसला होता है। इल्हान उमर से मिलेंगे, हाँ, भारत के लोगों की बात नहीं करेंगे, हिंदुओं की बात नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये दोनों मसले हैं। फ्रॉड सेकुलरिज्म का भी मसला है, मुस्लिम अपीजमेंट का मसला है, और देश में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया राइट्स, इन सब की बात होती है, उस पर कांग्रेस का क्या चेहरा है, इसका भी मसला है। दरअसल मुस्लिमों का भी इससे कितना भला हो रहा है ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया। ये जो करके राहुल गांधी या जो वक्फ बोर्ड को लेकर जो पूरा वितंडावाद हो रहा, उससे क्या भला किसका हो रहा? सबसे बड़ी बात ये है, ये एक चीज़ दिखा रहा है कि कुल मिला के एक नैरेटिव जो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक सोची समझी सुनियोजित साजिश है, रणनीति नहीं है, साजिश है कि भाई संविधान खतरे में है,
यहाँ पर जातियों में समाज को विभक्त करिए, जो अलगाववाद की राजनीति है उसको पूरी तरीके से उसका प्रचार प्रसार करिए। जहां पर भी हिंदुओं की बात अगर होने लग जाए उस पर बैक फुट पे आने के बजाय ऑफेंसिव होकर सामने वाले के प्रश्न को ही दबा दीजिए। ये होती है असली दमनकारी नीति, और ये 1975 का आपातकाल याद दिलाता है। लगता है कि हाँ, अभी डीएनए बहुत चल रहा, डीएनए का फुल फॉर्म बहुत पूछा जा रहा था। मुझे लगता है कि वाकई डीएनए काम तो करता है हर्षवर्धन। चलिए अब इसी नोट पर आज की ये जो चर्चा है ये हम रोकते हैं, लेकिन देश को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह का फ्रॉड सेकुलरिज्म हो, इस तरह का मुस्लिम अपीजमेंट हो, इस तरह से देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज की आस्था, उनके प्रतीक, उनके देवता, उन सब पर हमला हो, और उसमें देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो दोहरा चरित्र दिखाएं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। वो अपने सत्ता के मामले में दिखाएं, वहां तक चलो चल जाता है, लेकिन जब उससे आगे वो बढ़ते हैं तो ये देश के लिए बहुत खतरा है। और अगर उसको जाति, धर्म, वर्ग में बांट कर कुछ करने की कोशिश हो रही तो ये बेहद खतरनाक है। आज की इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।